नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। सरकार अगले 2 वर्ष में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कहा, ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। उन्होंने किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताया। भारत ने 175 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु में शहरी निकायों के लिए मतदान जारी। सरकार ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। सरकार ने अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। भारत और आर्मीनिया के विदेश कार्यालयों के बीच कल वर्चुअल माध्यम से 9वें दौर की वार्ता हुई। और क्रिकेट में भारत ने कल रात कोलकाता में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 2 वर्ष में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र बनाएगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोबर-धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि लाखों टन कचरा हजारों एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इससे वायु और जल प्रदूषित होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबर-धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर का नाम आते ही देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे पहले याद आता है, लेकिन आज इंदौर का नाम लेने के साथ ही स्वच्छता की ओर भी ध्यान जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर ने ये लक्ष्य नागरिक कर्तव्य भावना और राज्य सरकार की कड़ी मेहनत के कारण प्राप्त किया है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबर-धन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबर-धन, फिर गोबर-धन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में नवोन्मेष के उद्देश्य से 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। हमने दुनिया का सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें 130 करोड़ नागरिकों को इस जन आंदोलन में सहभागी बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस समय 73,32,000 शौचालय शहरों में निर्माण किए गए हैं। 35 राज्य यूनियन टेरिटरीज ओडीएफ हो गए हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य प्रधानमंत्री के कचरे से कंचन के मंत्र को पूरी तरह लागू करने का प्रयास कर रहा है। कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा संस्करण शुरू किया है। मिशन को संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने के लिए कचरे से कंचन और अधिकतम उपयोग की अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कल 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। हरियाणा के मानेसर में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य बाजार तक उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित कर किसानों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे मछलियां बाजार भेज सकते हैं। देश में अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृदा उपचार के उपाय भी इस कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना का शुभारंभ किया था। मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने की दिशा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 7 साल पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके। उर्वरकों के समुचित इस्तेमाल और मिट्टी के स्वास्थ्य की देखभाल में मदद देकर इस योजना ने न केवल किसानों की उपज और आय में वृद्धि की है, बल्कि उनके जीवन में भी खुशहाली लाई है। देश भर में 11,500 से अधिक नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को चालू किया गया है। इसके अलावा मृदा विश्लेषण क्षमता भी 1 करोड़ 78 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 33 लाख नमूने प्रति वर्ष हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ
और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में और पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा चुनाव का प्रचार कल समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में अगले चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। कोविड महामारी को देखते हुए एहतियाती उपाय किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य यूपी और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इस चरण में होना है। सबकी निगाहें मैनपुरी जिले की करहल सीट पर हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल उन्हें इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दे रहे हैं। करहल मैनपुरी लोकसभा सीट का हिस्सा है, जिसकी नुमाइंदगी लोकसभा में फिलहाल मुलायम सिंह यादव करते हैं। कई अन्य प्रमुख उम्मीदवार भी इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें योगी सरकार के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और सतीश महाना शामिल हैं। इसके साथ ही इटावा जिले की जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव मैदान में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पंजाब में कल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों के लिए भी होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 14,684 मतदान स्थलों पर लगभग 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 2,013 मतदान केंद्रों की पहचान नाजुक मतदान केंद्रों के तौर पर की गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 2 करोड़ 15 लाख मतदाता 117 विधानसभा क्षेत्रों में 1,304 उम्मीदवारों के लिए कल मतदान करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों का मतदान जारी है। 30,700 से अधिक मतदान केंद्रों पर सवेरे 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदाता आज के नगर निकाय चुनावों के लिए वार्ड पार्षदों को चुनेंगे। 218 अन्य सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 21 नगर निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 489 नगर पंचायतों में आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए 1,32,000 से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किए जाने से चुनाव नतीजों के गिनती वाले दिन ही आने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। सरकार अगले 2 वर्षों में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कहा, ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। भारत ने 175 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान जारी। सरकार ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गईं। सरकार ने अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर।
भारत और आर्मेनिया के विदेश कार्यालयों के बीच कल वर्चुअल माध्यम से 9वें दौर की वार्ता हुई और क्रिकेट में भारत ने कल रात कोलकाता में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनके निवास पर अफगानिस्तान के सिख और हिंदू शिष्टमंडल ने मुलाकात की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमारात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सभी क्षेत्रों में आपसी संबंधों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया। बैठक में भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 36,28,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 22,270 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.21% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 में LIC IPO के आंकड़ों के आधार पर बड़े पैमाने पर मौतों की पुष्टि करने की मीडिया की खबरों को काल्पनिक और तथ्यों से परे बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौत के संबंध में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण पिछले 4 महीनों में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग केंद्रों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्रों में वृद्धि के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार भी बढ़ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपोरा इलाके के चेरमर गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के अनुसार अंतिम समाचार मिलने तक तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज समाजवादी पार्टी पर 2008 के अहमदाबाद बम धमाकों के दोषियों से संबंध रखने का आरोप लगाया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को इस मामले में अपनी सफाई देनी चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति को लेकर पिनराई विजयन के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की आलोचना की है। राज्यपाल ने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां सरकार ने छोटी अवधि के लिए नियुक्त व्यक्तिगत स्टाफ को पेंशन का लाभ देने की अनुमति दी है। भारत और आर्मेनिया के विदेश कार्यालयों के बीच कल वर्चुअल माध्यम से 9वें दौर की वार्ता हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव रीनत संधू और आर्मेनिया की तरफ से उप विदेश मंत्री के बीच विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, विकास में साझेदारी, क्षमता निर्माण, दूतावास के मुद्दों और सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। कोलकाता में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर 3 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का अंतिम मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार धरोहर शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। धरोहर सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। आज हम प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गोखले पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संपर्क में रहते थे और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के प्रशंसक थे। गोखले महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों से भी काफी प्रभावित थे। राष्ट्र देवता राष्ट्र प्रेषिता चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारता। 22 साल की उम्र में गोखले प्रमुख राजनीतिक संगठन सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 29 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के सेनेट के लिए चुने गए। गोखले पूना नगर पालिका के सदस्य थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से सुधार किए गए और इसे लोकतांत्रिक बनाया गया था। 1899 में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कार्य में निपुणता के कारण वे सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते थे। वर्ष 1905 में गोखले अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा था। 1912 में जब गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तो वो गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। गोखले ने गांधी जी को भारतीयों के मुद्दों को जानने और समझने में मदद की। महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। हम गांधीवादी विचारक और कार्यकर्ता धर्मपाल को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 19 फरवरी 1922 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। धर्मपाल बचपन से ही महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के आह्वान पर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1942 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी की शिष्या मीराबेन के साथ भी काम किया। में विभाजन के समय उन्हें पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के केंद्र का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान वे कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट संपर्क में आए। वो 1948 में भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। 1966 से धर्मपाल ने ब्रिटिश द्वीपों में फैले भारतीय अभिलेखागारों की खोज के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने पूर्व ब्रिटिश भारतीय समाज की प्रकृति और कार्य प्रणाली पर कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। उनके कुछ मौलिक कार्यों में सिविल डिसोबीडियंस एंड इंडियन ट्रेडिशन, द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी शामिल है।
उनके शोध ने भारतीय सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की समझ में नव ऊर्जा का संचार किया। उनके लेखन का संग्रह भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित भी किया है। धर्मपाल गांधी जी के वर्धा सेवाग्राम आश्रम से जुड़े थे। इसे उन्होंने अपना मुख्य निवास स्थान बना लिया था। 24 अक्टूबर 2006 को यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान आत्मा को आकाशवाणी की श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। देश भर में आज महान मराठा योद्धा और कल्याणकारी शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले मराठा वंश के इस नाम से महाराष्ट्र हमेशा से ही अभिभूत होता आ रहा है। विश्व भर में बहुत से विश्वविद्यालयों में उनकी युद्ध रणनीति, प्रशासकीय प्रबंधन और इस महान राजा के अन्य पहलुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। स्वाभिमान यह शिवाजी महाराज का समानार्थी शब्द माना जाता है। किसी भी डर के बिना जीने का विश्वास उन्होंने लोगों के मन में जगाया। शिवाजी महाराज सबसे सक्षम संगठक थे और अपने साथीदारों के साथ मिलकर उन्होंने शक्तिशाली आदिलशाही, निजामशाही और मुगल सरदारों को पराजित करके अपना साम्राज्य बनाया। शिवाजी महाराज ने किलों को सबसे बड़ा शस्त्र बनाया और उनकी मदद से आक्रामक फौजों को धूल चटाई। विनायक घोड़े और उमेश कुलकर्णी के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल विद्वान यूवे स्वामीनाथ अय्यर की 167वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने भारत में मार्ले मिंटो सुधारों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आयुर्वेद की सराहना की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस द्वारा दिल्ली के पंजाबी बाग पश्चिम स्थित मुख्यालय में उन्होंने कहा कि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा ने अपनी बेटी की आंखों का आयुर्वेदिक उपचार भारत में करवाया। सफल उपचार के बाद श्री रोडिंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उनसे पूरे विश्व में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का आग्रह किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत में होगी। एक ट्वीट संदेश में खेल मंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताया। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और लेह में बादल छाए रहने के आसार हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बायो सीएनजी संयंत्र शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगे। सरकार अगले 2 वर्ष में 75 बड़े नगर निगमों में इसी तरह के संयंत्र लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। कहा, ड्रोन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। उन्होंने किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताया। भारत ने 175 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान जारी। सरकार ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें
अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। सरकार ने अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर और भारत और आर्मेनिया के विदेश कार्यालयों के बीच कल वर्चुअल माध्यम से 9वें दौर की वार्ता हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।